आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, 7 सितंबर गुरुवार, यह है दिन भर। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। दिल्ली में परसों होने वाली G20 समिट की तैयारियां कौन सी मंजिल पर हैं? यहीं से दिन भर की शुरुआत। वैश्विक मसलों पर, खासकर अर्थव्यवस्था पर सहमति के लिए एक तरफ जुटान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यापारियों की चिंताएं भी हैं। क्या उन्हें एड्रेस किया जा रहा है? और फिर G20 तो रविवार को निपट जाएगा, उसके बाद संसद के विशेष सत्र में क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो हर किसी की जबान पर यही है। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि सरकार इस सेशन में ओबीसी आरक्षण का हिसाब किताब ही पूरी तरह बदल दे? रोहिणी कमीशन का ये पूरा मामला क्या है, बताएंगे आपको। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आज 1 साल पूरा हो गया। जो मोमेंटम पार्टी और राहुल गांधी ने इस यात्रा के बाद हासिल किया था, क्या वो कहीं गुम हो गया है? भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का स्टेटस क्या है? आखिर में बात होगी देश में पानी की किल्लत पर। अगस्त के महीने में कम बारिश होने की वजह से कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ सकती है और कुछ सेक्टर्स को भी नुकसान पहुंच सकता है, तो इस पर भी एक बात। और आखिर में आज की भौंचा खबर भी आएगी, जिसमें कोलकाता से बेंगलुरु जा रही एक फ्लाइट के बाथरूम में एक शख्स बीड़ी पीने लगा, और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जो वजह उसने बताई वो बहुत मजेदार है। सुनिए दिन भर के आखिर में। लेकिन यहाँ वक्त है 60 सेकंड्स हेडलाइंस का। सुनिए सूरज कुमार से। शुक्रिया जमशेद। अब डीएमके नेता राजा बोले, सनातन धर्म HIV कोड जैसा, दिल्ली पुलिस से की गई शिकायत। झारखंड, बिहार समेत 19 राज्यों में तेज बारिश, अगस्त में 36% कम बरसा था पानी। एयरफोर्स ने 10,000 फीट ऊंचाई पर लहराया G20 का झंडा। दिल्ली में ट्रैक्टर से सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही पुलिस। महाराष्ट्र के ठाणे में बंद फैक्ट्री में लगी आग, घंटे भर में आग पर पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम TS सिंहदेव का बयान, कहा संसद के विशेष सत्र का बताना चाहिए एजेंडा। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार, बांदा जेल में सता रहा हत्या का डर। देश भर में आज मनाई जा रही कृष्ण जन्माष्टमी, राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने दी शुभकामनाएं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने छोड़ी बीजेपी, बोले पार्टी नेताजी की विचारधारा नहीं बढ़ा रही आगे। यह है दिन भर। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। दिल्ली इन दिनों देखने लायक है। G20 समिट की तैयारियों से सजी राजधानी की रौनक कुछ यूं है कि कनॉट प्लेस, जनपद, लोक कल्याण मार्ग जैसी जगहों के रास्तों पर घेराबंदी है। लेकिन दिल्ली वाले थोड़ा कष्ट सहकर कह रहे हैं, अरे कुछ दिन की तो बात है, इतना बड़ा समागम हो रहा है हमारे यहाँ। दूसरा, कई आंखों को लुभाने वाले बदलाव भी दिख रहे हैं, जैसे गोल चक्करों पर लगे फव्वारों में पानी आ गया है, लाइट्स लग गई हैं, रोड लाइट्स के खंभों पर मोर, कमल और योग के चमकते हुए बोर्ड्स हैं, दीवारों पर नई पेंटिंग्स हैं, और इन सब की निगरानी करने के लिए हर किनारे पर 5 से 6 पुलिसकर्मी भी हैं। कल से ग्लोबल लीडर्स भी दिल्ली पहुंचने लगे हैं। कल नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू भारत पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो आज आने वाले थे, अब वो कल आएंगे। इसके बाद जो बाइडेन और PM मोदी की द्विपक्षीय मीटिंग भी होगी। G20 समिट की तैयारियों का ग्राउंड पर जायजा लेने पहुंचे आज तक रेडियो रिपोर्टर राम किंकर। उनसे हमने बातचीत की। राम, हमें बताइए कि क्या तैयारियां हैं ग्राउंड पर? क्या कोई लेटेस्ट गाइडलाइन आई है सरकार की तरफ से? देखिए, अभी तक G20 की जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में है। यानी 8, 9 और 10 सितंबर जो समिट होना है भारत मंडपम प्रगति मैदान में, उसको लेकर के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस हैं और जो तमाम खुफिया एजेंसीज हैं, वो सक्रिय हैं और अपने तरफ से पूरी सिक्योरिटी बरत रहे हैं। जहां तक बात रही रिस्ट्रिक्शंस की, तमाम, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लगातार बता रही है कि हमें कौन कौन से इलाकों को अवॉइड रखना है। आपको प्रगति मैदान और उसके आसपास यानी नई दिल्ली के पूरे इलाके में, और यहाँ से लेकर के एयरपोर्ट तक, एरोसिटी तक, यानी जहां से वो प्लेन से निकलेंगे और अपने होटल तक जाएंगे और उसके बाद भारत मंडपम तक आएंगे, तो ये जो रूट पड़ते हैं इनको आपको अवॉइड करना है। बहुत जरूरी काम ना हो तो आपको नहीं आना है। इमरजेंसी अगर कुछ होती है तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज उस वक्त फैसला लेंगी कि उन्हें क्या करना है। रामकिंकर, G20 देशों की बैठक तो ग्लोबल इकोनॉमी की मजबूती के लिए होती है, लेकिन इसी बीच ये जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि क्योंकि वीकेंड दिल्ली के ट्रेडर्स के लिए खरीद फरोख्त का अहम दिन होता है और इस दिन G20 होने से उन्हें 500 से 1000 करोड़ का नुकसान होने का अंदेशा है। आपने जो इस पर जानकारी जुटाई है वो क्या है?
देखिए, जो ट्रेडर्स हैं वह बहुत बड़ी धुरी हैं, न केवल व्यापार की बल्कि एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की। यानी अगर आप बहुत करीब प्रगति मैदान के बात करें तो कनॉट प्लेस पड़ता है। दिल्ली का दिल कहा जाता है, देश का दिल दिल्ली है। लेकिन 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली न केवल बंद रह रही है बल्कि नोटिफिकेशंस भी आ चुके हैं कि सरकारी दफ्तर, स्कूल, प्राइवेट दफ्तर ये सभी बंद रहेंगे, तो मार्केट भी बंद है। तो नई दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन है, उनका साफ तौर पर आपत्ति यही है, नाराजगी कह रहे हैं, गुस्सा कह लें, कि महीनों से मीटिंग चल रही थी एजेंसीज के साथ, तो जैसे ब्यूटिफिकेशन होने लगा, फाउंटेन लगने लगे, तो उनको लगा कि जो डेलीगेट्स आएंगे, उनके स्टाफ आएंगे, उनके साथ कुछ परिवार हो सकता है, तो वो दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में आएंगे, शॉपिंग करेंगे, देखेंगे, यहाँ की रौनक को देखेंगे, तो जाहिर तौर पर वो कुछ खरीदेंगे भी। उन्हें अगर अच्छी चीजें लगेंगी तो व्यापार भी बढ़ेगा। और एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 1000 करोड़ के व्यापार के बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन हुआ क्या, इसका जस्ट उल्टा हुआ। यानी मार्केट बंद रहेंगे। व्यापारी, जो मेरी बातचीत हुई, न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं अमित गुप्ता, उन्होंने कहा कि कई व्यापारी तो बंद होने के चलते यहाँ से कोई गोवा निकल गया, कोई अपने परिवार के साथ कहीं घूमने चला गया, तो देखा यह गया कि उनकी दुकानें बंद हो गई और उनका व्यापार इन 3 दिनों में, वीकेंड में जहां पर हैवी ट्रैफिक होता है और हैवी फुट होता है, यह पूरा का पूरा खत्म सा हो गया। तो उनका ये कहना है कि उन्हें बहुत घाटा हुआ, और अगर अच्छा होता, हालांकि वो प्राइड करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय इस सम्मेलन को सपोर्ट समर्थन करते हैं, लेकिन नाराजगी भी दिखाते हैं कि कितना अच्छा होता अगर ये व्यापार खुले होते, तो में भी कुछ गिफ्ट उन्हें देते, कुछ पर्सनलाइज फील करते। कई व्यापारियों ने तो कुछ कंपेंसेशन की भी मांग की है। अगर मैं बात करूं, एनडीटीए, न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन ने तो कहा है कंपेंसेशन के बारे में क्या सरकार सोचेगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो दिखाती हैं कि कुछ व्यापारियों को बहुत मुश्किलात आई। जैसे आप खान मार्केट की उदाहरण ले लीजिए। खान मार्केट में भी जो मंडपम के आसपास और एरो सिटी की तरफ जो रूट है, वहां पर उन्होंने काफी कुछ ब्यूटिफिकेशन किया था अपने स्तर पर, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए थे, लेकिन अब उनका जो सारे अरमान थे, कह रहे हैं, उस पर पानी फिर गया, उस पर तालाबंदी हो गई। अच्छा राम साहब, क्या सरकार की तरफ से इनकी परेशानी को लेकर कोई प्रतिक्रिया, कोई आश्वासन अब तक आया है? देखिए, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह की बंदी नहीं है। बंदी यानी अगर आप ये देखेंगे, चूंकि सिक्योरिटी हमें देनी है उन डेलीगेट्स को जो G20 कंट्रीज से यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके मद्देनजर इन इन इलाकों में जो है वो बंदी की गई है। लेकिन पूरी दिल्ली तो ओवरऑल खुली हुई है, और जहाँ जो बाहरी इलाके हैं या जो दूर दिल्ली के इलाके हैं, उन पर इस G20 समिट का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देखोगे तो इसमें जो नतीजा निकल कर आ रहा है वो ये कि जो मुख्य मार्केट हैं या जो पॉश इलाके हैं, जो नई दिल्ली एरिया के आसपास पड़ने वाले बाजार हैं, वहां पर तो बंदी दिखाई देगी। और कुछ व्यापारियों का तो ये भी कहना था कि जब से ये G20 सम्मेलन का आगाज हुआ था, तैयारियां हुई थी, तभी से बाजारों में लोगों का आना कम हो गया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा 2 दिन पहले रिहर्सल भी चला था। तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है उनकी बातें सुनी नहीं गई, ऐसा कारोबारी कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस और एलजी को लिखा है, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो उनका साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ नाराजगी है कि सरकार क्या, वो सवाल पूछते हैं कि क्या सरकार कंपेंसेशन के बारे में सोचेगी उनके, क्योंकि G20 सम्मेलन तो हो रहा है लेकिन इसकी कीमत सिर्फ व्यापारी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, राम किंकर सिंह। अब बात संसद के स्पेशल सेशन को लेकर, जिसकी घोषणा के बाद पॉलिटिकल पार्टीज, पत्रकार अपने अपने सूत्र भिड़ाकर सत्र का एजेंडा डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण की अटकलबाजियों के बीच अब इस कड़ी में नया मुद्दा जुड़ा है ओबीसी आरक्षण का। ये बात लंबे अरसे से होती रही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मुट्ठी भर लोगों तक ही पहुंच पा रहा है। असल में जो लोग इसके हकदार हैं, रिजर्वेशन के लाभ से वो वंचित रह जाते हैं। इस मसले को हल करने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2017 में रोहिणी कमीशन बनाया था। आयोग को ये काम सौंपा गया था कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करीब 2500 ओबीसी जातियों की सब कैटेगरी बनाई जाए।
इसके बाद 27% कोटे को उनके अनुपात में कुछ इस तरह बांटा जाए कि वो असल मायने में वंचित जातियों के साथ इंसाफ कर सकें। कहा जा रहा है कि स्पेशल सेशन में मोदी सरकार इसी तुरुप के पत्ते को निकाल सकती है। रोहिणी कमीशन अपनी स्टडी और रिकमेंडेशन में क्या तय करने की ओर बढ़ रहा है, पूछा हमने इंडिया टुडे मैगजीन के सीनियर एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव से। देखिए, जो कमीशन था इसका निर्माण 2017 में किया गया था और इन्होंने 31 जुलाई को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अपना रिपोर्ट सौंपा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई जो एक परसीव्ड डिस्टॉर्शन है हिंदुस्तान की जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है, जिसके अनुसार 27% कोटा ओबीसी के लिए रिजर्व करा गया है, उसमें एक डिस्टॉर्शन पाया गया है। ये पाया गया है कि जो 27% कोटा अदर बैकवर्ड कास्ट का है, उसका जो एक मेजर पोर्शन है, जो चंक है, मैक्सिमम शेयर जो है वो कुछ गिनी चुनी एफ्लुएंट कम्युनिटीज को, जो डोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट है, उनके अंदर ही चला जाता है। हालांकि सेंट्रल की जो लिस्ट है ओबीसीज की अदर बैकवर्ड कास्ट में, उसमें 2600 एंट्रीज हैं, लेकिन जब एक उदाहरण के अनुसार बताया जाता है कि जब 2018 में इसी कमीशन ने कुल 1,30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स को एनालाइज किया था ओबीसी कोटा के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, तो उन्होंने पाया था कि 97% ऑफ द टोटल जॉब्स, आप समझ सकते हैं 100% में 97% सिर्फ 25% ओबीसी जातियों को ही जा रहा है। तो उसमें एक परसीव्ड डिस्टॉर्शन दिख रहा है और जिसके कारण ये क्लियर लग रहा है कि इस अफर्मेटिव एक्शन का जो फायदा समाज के, ओबीसी समाज के सभी कम्युनिटीज को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए इस आयोग ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट की फॉर्मर चीफ जस्टिस जी रोहिणी के द्वारा हेडेड था और जिसको 13 एक्सटेंशन मिला है, उन्होंने अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया है। रिपोर्ट में क्या है ये बहुत क्लियर नहीं है, अभी ये पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने इस तरह के रास्ते सुझाए होंगे जिसमें ये 27% आरक्षण में की जो बेनिफिट्स हैं वो बाकी कम्युनिटीज में भी बढ़ जाए। अमिताभ जी, एक बात ये भी है कि बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं वो ओबीसी की संपन्न जातियों से भी हैं। ऐसे में अगर सरकार रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ देती, तो आपको नहीं लगता ये दांव सरकार को उल्टा भी पड़ सकता है? देखिए, बहुत ट्रिकी इशू तो डेफिनेटली है और इसमें कोई भी डिसीजन लेने के पहले सरकार को इट्स लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। आप जिस तरफ भी वर्क करेंगे उस तरफ भी आपको नुकसान की पूरी संभावना है। अब जहां तक सरकार, अगर एक तो बिल्कुल क्लियर है, अगर आप एकेडमिकली देखेंगे या एज एन आउटसाइडर, एज ए न्यूट्रल आउटसाइडर देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि जो 27% आरक्षण की व्यवस्था है उसमें जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। ये तो बिल्कुल क्लियर, ठीक लगता है अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो। लेकिन अगर पॉलिटिकली इस चीज को सोचने का प्रयास करेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जो दबंग जातियां हैं, जो इन्फ्लुएंशियल कास्ट हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या कई अन्य राज्यों में, तो उनके अंदर एक तरह से ये तो क्लियर होगा कि एक तरह से डिससैटिस्फैक्शन की भावना आ सकती है। इसका एक दूसरा तरीका जो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी कोशिश कर सकती है कि किसी तरह से 27% जो आरक्षण की एम्बिट है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए, बिकॉज कोटा विद इन कोटा होने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन इसमें या क्लैरिटी होना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकली लोडेड सवाल है और इसलिए मेरी जो समझ कहती है या जो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी शायद कोशिश करे कि इस 27% आरक्षण के एम्बिट को शायद वो एक्सपैंड करने का प्रयास करे। अगर इसमें कुछ लीगल क्लैरिफिकेशन या सैंक्शन की आवश्यकता है तो सरकार शायद उसका प्रयास कर सकती है, लेकिन एक बार में रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को लागू कर देना मुझे अभी तुरंत संभव नहीं लगता। अमिताभ जी, एक आखिरी सवाल है। नीतीश कुमार चाहते थे कि कास्ट सेंसस के मुद्दे पर एक बड़ी विपक्षी एकता बने। क्या ये रोहिणी कमीशन उसकी कार्ड बन सकेगा?
देखिए, मुझे थोड़ा संदेह है इस पर। देखिए, जातीय जनगणना या कास्ट सर्वे जैसा कि बिहार सरकार कहती रही है, तो ये जो कास्ट सर्वे है, इसमें जो बेसिक इनकी अंडरलाइंग लॉजिक है वो ये कि ना केवल हम कास्ट वाइज पॉपुलेशन को काउंट करके उनको कैटेगराइज करें, बल्कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी उसके साथ ही हम कंपैरिजन और करते हुए एक उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को डिसाइड करें। वो बिहार सरकार इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसके बाद उनका कहना है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज, वेलफेयर पॉलिसीज उस तरह से बना सकेंगी, जो सोशल बेनिफिट्स देने की पॉलिसी है वो उस तरह से बना सकेंगी, किस पर्टिकुलर कास्ट को का इकोनॉमिक स्टेटस देखते हुए उनको किस तरह के बेनिफिट्स की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अमिताभ जी। ठीक साल भर पहले आज ही के दिन जिस कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता था कि वो जमीन पर नहीं उतरते, उनके प्रदर्शनों रैलियों में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, उन्होंने राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें सब कुछ था जो एक पार्टी के काडर में नई जान फूंक दे। कन्याकुमारी से निकलकर लगभग 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए तकरीबन 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करके यात्रा श्रीनगर पहुंची तो खूब ढोल ताशे के साथ लिखा जाने लगा कि राहुल का आम लोगों से कनेक्ट एक बार फिर से बहाल हो गया है। लेकिन साल भर बाद आज सितंबर 2023 को भारत जोड़ो यात्रा की जब पहली सालगिरह थी तो कांग्रेस कार्यकर्ता इस मौके पर देश भर में पैदल मार्च को निकले, लेकिन उनके नेता, यात्रा के हीरो राहुल गांधी ऐसे किसी भी आयोजन में शामिल नहीं हो रहे। वो विदेश यात्रा पर हैं, शुरुआत जिसकी बेल्जियम से उन्होंने की। सवाल है कि जो राजनीतिक पकड़ राहुल गांधी कांग्रेस ने इस यात्रा के बाद हासिल की थी, क्या वो कहीं गुम हो गई है या वो किसी न किसी फॉर्म में अब भी बरकरार है? पूछा हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह से। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि राहुल गांधी की छवि बदली। राहुल गांधी 24 घंटे वाले पॉलिटिशियन के तौर पर जमीन पर जनता से मिलते हुए, चलते हुए, जिस तरह से आम जनों से वो मिले तो एक आम आदमी की तरह वो उन्होंने अपनी छवि को दर्शाया। अब वो भारत जोड़ो यात्रा से जो छवि, उसको किस तरह से कांग्रेस मजबूत करेगी या बरकरार रखेगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि 1 साल पूरे हो गए हैं। देश के कोने कोने में, राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा को लेके उसकी सालगिरह मनाई गई। राहुल गांधी विदेश में हैं, इस वक्त विदेश में दौरे पर हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी आएगी, क्या वो संभव है? 2024 के चुनाव भी सर पर है, असेंबली चुनाव उससे पहले है, तो क्या इतनी मैमोथ मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जैसे आड़ और लड़ गई थी इस यात्रा को लेके, सब वो करना दोबारा संभव है या नहीं, ये सवाल है। इस बीच में अब इसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए एक जीवन दान थी क्योंकि उसने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी। देश के लंबे सफर पर वो लोग निकले थे तो अलग अलग राज्यों को छुआ और कांग्रेस को एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे मजबूती से स्थापित किया। मौसमी, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का स्टेटस क्या है? अक्टूबर में कुछ चर्चाएं थी, अब जो ये विपक्षी एकता इंडिया नाम से बनी है, क्या भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का स्वरूप आपको कुछ बदलता हुआ भी दिखता है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का जिक्र बहुत जोरों से हो रहा है। कांग्रेस को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो है 2024 के लिए कांग्रेस का माहौल बनाने का बहुत अच्छा काम कर सकती है। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस को लेकर अगला आंदोलन या रैली क्या होगी, ग्राउंड पर कैसे उतरेंगे, वो सबसे बड़ी चुनौती है। और अभी एक्शन प्लान्स कागज में ज्यादा देखे गए हैं, अभी तो कमेटियां बन रही हैं, वो शुरुआत एक हुई है। तो भारत जोड़ो यात्रा में क्या ये बाय द इंडिया अलायंस, फॉर द इंडिया अलायंस, ऑफ द इंडिया अलायंस होगा, ये क्या मॉडिफिकेशन होगा 2.0 में, ये लगातार इस पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि पेट्रन क्योंकि कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा है तो कांग्रेस चाहेगी कि उसके बैनर तले ही हो, पर अगर कांग्रेस लीड रोल में अपने आप को देख रही है, राहुल गांधी कुछ खास तौर से प्रोजेक्ट कर रही है कि वो फ्रंट में है, तो फिर शायद ये कांग्रेस बड़प्पन दिखा सकती है और कह सकती है कि आप लोग जुड़ जाइए इंडिया अलायंस से भारत जोड़ो यात्रा में। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस अपनी रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करती है, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट करना है आपको असेंबली
हाल ही चुनाव में, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत जोड़ो यात्रा में, खर्च भारत जोड़ो यात्रा में भी लगता है। राहुल गांधी को भी पीएम चैलेंजर के तौर पे स्थापित करना है। एक पंथ दो काज संभव है, नहीं संभव है? इन सब सवालों का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी सिंह। तो राहुल गांधी यहां से आगे 2024 चुनाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तरह कौन सा आंदोलन खड़ा कर पाते हैं, बहुत हद तक पार्टी का परफॉर्मेंस उसी पर निर्भर करेगा। Eat eggs. No. Eat fiber. Sleep. No. Take short naps. Don't listen to others. No. Serve others. Do you ever feel like you're drowning in a pool of advice? This is Sonali Acharjee, a health journalist for the last 10 years, who is equally fed up of lines like 10 ways to stay fit. So join me in the podcast Health Wealth as we learn about health from a completely new perspective, where investing in yourself is not a task, but simple, satisfying, and joyful. Full episodes are available on Apple, Google, Spotify, and the India Today podcast website. Tune in now. पूरे देश भर में इस वक्त मौसम का अजीब हाल है। कहीं बारिश बहुत ज्यादा हुई है तो कहीं बेहद कम। मौसम विभाग के मुताबिक बीता अगस्त का महीना बारिश के लिहाज से अब तक का सबसे सूखा महीना रहा है। कहाँ तो अगस्त में उम्मीद थी कि 255 mm बारिश की, लेकिन हुई कितनी? 162 mm, यानी उम्मीद से 36% कम। ये परेशानी और भी गंभीर हो जाती है जब हम CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े पढ़ते हैं। कमीशन की माने तो अगस्त में बारिश की कमी की वजह से देश भर के जलाशयों में पानी के भंडार के लेवल भी नीचे आ गया है। अगस्त के अंत तक भारत के 150 जलाशयों में 113 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था। ये वाटर लेवल अपनी सामान्य लिमिट से 10% कम है। इस कमी की मार सबसे ज्यादा दक्षिणी राज्यों में है, लेकिन उत्तर भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। पानी के भंडार को लेकर कहां क्या हाल है, पूछा हमने आज तक रेडियो के साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट ऋचिक मिश्रा से। हमारे यहाँ जो 4 महीने की बारिश होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसमें आमतौर पर साल भर की ओवरऑल बारिश कंप्लीट हो ही जाती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बारिश का महीना होता है वो जुलाई या दूसरा होता है अगस्त। लेकिन इस बार 120 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अगस्त का महीना सूखा गया है। पूरी जो बारिश होनी चाहिए उसमें 36% की कमी है। मतलब पूरे देश में इस बार सिर्फ 164 मिलीमीटर की औसत बारिश हुई है, जबकि उम्मीद लगाई जा रही थी 255 मिलीमीटर की। क्योंकि जुलाई में जो आफत हमें हिमाचल और उत्तराखंड में देखने को मिली है या बाकी जगहों पे, वो स्थिति बहुत डराने वाली थी और उम्मीद थी कि उससे थोड़ा कम बारिश होगी, लेकिन पूरे देश में होगी। सबसे बुरी स्थिति जो है अभी वो दक्षिण भारत की है, क्योंकि आमतौर पे बारिश जो है एक बार आते हुए मानसून से होता है और फिर दोबारा जाते हुए मानसून से होता है। तो इस कमी का असर किन सेक्टर्स पर आपको पड़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि पैदावार कम होगी तो जाहिर है महंगाई बढ़ेगी। आम नागरिक के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकता है? सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना खेती बाड़ी में आएगी, क्योंकि जब बारिश अच्छे से हो जाती है तो खेत खलिहान जो है उसमें नमी बनी रहती है। आप अगली फसल बिना कनाल के या ट्यूबवेल की सिंचाई के कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की कमी होती है तो कनाल या ट्यूबवेल की ज़रूरत पड़ती है। अब ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत है। अगर पूरे देश में इस तरह से ट्यूबवेल चलाए जाने लगे तो पावर कंजप्शन बढ़ेगा, और वो इस बार 6 साल में पहली बार अगस्त के महीने में पावर जनरेशन जो है इंडिया का वो 66% से ज़्यादा बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि बारिश की कमी होने की वजह से कृषि जगत में जो बिजली की खपत है वो बढ़ी है। दूसरा, बारिश अगर हो रही है तो मौसम ठंडा रहता है। शहरों में एसी नहीं चलते, पंखे से काम चल जाता है, लेकिन फिर एसी चलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज़ में भी इसी तरह की स्थितियां होती हैं जहां पे पानी की मदद से कोई चीज़ बनाई जा रही है। अगर पानी आ रहा है तो अब तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग करती हैं, तो उनसे फ़ायदा हो जाता है। राजस्थान जैसे राज्यों में जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ लोग करते भी हैं, वो पूरी नहीं हो पाती, तो उन्हें फ्यूचर में फिर दिक्कत आती है कि मान लीजिए कभी नवंबर दिसंबर में अगर ड्राई हो गया मौसम तो पानी मिलेगा नहीं, वैसे में क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कृषि है और शहर है, यही दो परेशान होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या सितंबर के महीने में बारिश होने के कुछ आसार दिख रहे हैं आपको, और क्या वो इस कमी को पाट पाने में कैपेबल होगी?
देखिए, मौसम विभाग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बारिश होगी, लेकिन 10% कम होने की संभावना है। जो हर साल हर महीने की बारिश की एक उम्मीद होती है, उससे 10% का कम है, लेकिन होगा। अब ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि अभी हम ये नहीं बता सकते कि कौन से राज्य में कितना हो जाएगा या पूरे देश में कितनी बारिश हो सकती है। वो एक अनुमान है। हो सकता है कि कहीं पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी बदल जाएं कि कहीं किसी राज्य की बारिश की जो कमी अभी महसूस हो रही है वो सितंबर महीने में पूरी हो जाए, और कोई राज्य जहां पे सबसे ज़्यादा बारिश हो चुकी है वो पूरा ड्राई स्पेल में चला जाए, सूखा महसूस हो जाए। लेकिन मौसम विभाग ने जो आधिकारिक आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक यही है कि जो बारिश औसत होनी चाहिए उससे 10% कम ज़्यादा होने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचिक मिश्रा। और अब बारी है भौंचे खबर की। स्टूडियो में आ गए हैं हर घड़ी हर्षित दिखने वाले हमारे आज तक रेडियो के साथी गर्वित। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जो पीते हैं वो कहते हैं कि क्या करें, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। ट्रेन के टॉयलेट में लोग पकड़े जाते हैं, नो स्मोकिंग जोन में चालान कटते हैं, क्या क्या नहीं होता, पर स्मोकर्स हैं कि मानते नहीं। एक भाई साहब ने तो हद ही कर दी। चलती फ्लाइट में उन्हें ऐसी तलब लगी कि फ्लाइट के बाथरूम में गए और फिर थोड़ी देर बाद पूरा बाथरूम धुआं धुआं कर दिया। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। इंडिगो की फ्लाइट थी, तारीख थी 3 सितंबर। फ्लाइट कोलकाता से बेंगलुरु जा रही थी। इसी फ्लाइट में सवार थे सीआरपीएफ के जवान करुणाकरण, जो कि हेड कांस्टेबल हैं। फ्लाइट नंबर 6E487 रात 9:30 बजे टेक ऑफ हो गई। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब फ्लाइट स्टेबल हुई और लोग बाथरूम में आने जाने लगे, तभी करुणाकरण अपनी सीट से उठे और बाथरूम चले गए। उनके अंदर जाने की थोड़ी देर के बाद एयरक्राफ्ट में कुछ जलने की बू आने लगी। हंगामा मच गया, क्या जल रहा है, धुआं कहाँ से आ रहा है। जितनी देर में लोग समझ पाते, करुणाकरण बहुत ही आराम से बाथरूम से बाहर आ गए और आने के लिए उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, बीड़ी की बदबू का एक भपका पूरे एयरक्राफ्ट में फैल गया। लोग खांसने लगे। स्टाफ ने फौरन उन्हें पकड़ लिया और नाक पर रुमाल लगाकर बाथरूम में झांका तो बीड़ी का एक टुकड़ा अंदर पड़ा था। करुणाकरण की तलाशी ली गई तो उनके पास बाकायदा एक माचिस भी थी। फ्लाइट जब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो करुणाकरण को सुरक्षा अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ इतने सारे लोगों की जान को खतरे में डालने और एविएशन के नियमों को तोड़ने के लिए पुलिस शिकायत दर्ज हुई। करुणाकरण से जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत जोर से तलब लग रही थी। अगर वो ना पीते तो उन्हें कुछ हो जाता, तलब जो ना करवाए सो कम। इसीलिए कहते हैं कि सिगरेट बीड़ी सिर्फ फेफड़े खराब नहीं करती, कभी कभी जेल की हवा भी खिला देती है। गर्वित श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। तो दिन भर में आज इतना ही, लेकिन क्योंकि आज गुरुवार है, पढ़ाकू नितिन का नया एपिसोड आ गया है। बातचीत हुई है G20 के कुछ सबसे यादगार किस्सों पर। सुनिए इसे। आप जिस भी ऑडियो एप्लीकेशन पर पॉडकास्ट सुन रहे हैं वहां में रेट जरूर करें। ईमेल भी कर सकते हैं, पता है radio@aajtak.com। एपिसोड को प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड का जिम्मा संभाल रहे हैं सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।